हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड आपके लिए जो स्केलर का एग्ज़ाम है उसके लिए केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर हमने शुद्ध पदार्थ विलयन मिश्रण और यौगिक वगैरह वगैरह हमने इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारे पास लेक्चर रहने वाला है, कार्बन के प्रारूप, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, इसको कार्बन के अपर रूप बोला जाता है और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये टॉपिक हमको यहाँ पर डिस्कस करना है और साथ ही साथ हमको डिस्कस करना है साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं। साबुन यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए आज की क्लास यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारे पास टॉपिक रहेगा कार्बन के अपर रूप की, जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अपर रूप यानी कि क्या। यहाँ पर जब एलोट्रोप ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो पहले से भी आप लोग इन चीज़ों को जानते होंगे। हम जस्ट एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम हर एक जो टॉपिक हमारे पास उसको टच कर सकें, क्योंकि जब हम बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो देखने को मिले आप उसको समझ ना पाओ। तो आपको जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा उसमें आपको चीज़ें पहले से देखी हुई रहेंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलोट्रॉप यानी कि क्या, एलोट्रॉप यानी कि जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कार्बन के ही परमाणु प्रेजेंट रहेंगे, उसको कहेंगे हमें क्या है, कार्बन का अपर रूप है। और जैसे आपको पता है कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायमंड, हीरा जिसको कहेंगे। सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, जिसको ग्रेफाइट ही बोलते हैं। और तीसरा क्या है हमारे पास, बकमिस्टर फुलरीन। इनको बकमिस्टर ने जो था इसकी खोज करी थी, इसलिए इसको बकमिस्टर फुलरीन कहा जाता है। इन्होंने C60 की खोज करी थी, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली चीज, कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिस्टर फुलरीन। 3 आपके पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के अपर रूप हैं। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है। आपसे पूछा जाता है हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, तो आप क्या बताएंगे उसको, आप उसको बताएंगे कौन है, डायमंड है। कौन है भाई, डायमंड है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, आपको याद हो जाएगा इतनी चीज। आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, तो आपने यहाँ पर बता देना है हीरा है, डायमंड है, ठीक है ना। ये आपके पास हार्डेस्ट मटेरियल है जो नेचुरली अकरिंग है, यहाँ पर नेचर में पाया जाता है। सेकेंड यहाँ पर बात की जाए ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट से क्या क्वेश्चन बनता है, तो ग्रेफाइट से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपके पास कि वह कौन सा अधातु है, कौन सा नॉन मेटल है जो यहाँ पर क्या शो करता है, यहाँ पर कंडक्टिंग शो करता है, कंडक्टर होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का कंडक्टर होता है, विद्युत का चालक होता है। आपसे यहाँ पर ग्रेफाइट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बताएंगे वो धातु है हमारे पास ग्रेफाइट, ठीक है, कर लेंगे इसको। चलिए अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करेंगे डायमंड की। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रत्येक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। और किस तरीके से जुड़ा होता है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको बोला जाता है चतुष्फलकीय। कैसे जुड़ा होता है, चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रली अटैच होता है। तो कार्बन का स्ट्रक्चर इसमें कैसा रहता है भाई, टेट्राहेड्रल रहता है। किसमें, डायमंड में। ये चीज आपको नोट करनी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने आपसे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बन का, इसमें यहाँ पर चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है डायमंड में जो कार्बन रहता है। आपसे पूछा जाए यहाँ पर ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में कार्बन किस तरीके से जुड़े होते हैं, तो ये देखेंगे आप यहाँ पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसे स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं षटकोणीय स्ट्रक्चर होता है। इसका षटकोणीय संरचना होती है, यहाँ पर ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है ना।
तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होगी भाई? हेक्सागोनल होगी, षटकोणीय होगी। यहाँ पर बहुत सारे लेयर बने होते हैं, देखो जैसे ये लेयर हो गया, इसके नीचे दूसरी लेयर होगी। तो ये कैसे जुड़े होते हैं? तो ये वान डर वाल बलों से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? वान डर वाल आकर्षण बल, वान डर वाल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। वान डर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? वान डर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है इनके बीच। वान डर वाल आकर्षण बल लगता है किसके बीच में? जो लेयर्स होती हैं यहाँ पर ग्रेफाइट की। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर से इसी तरीके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रेफाइट जो होता है इनको इसकी संरचना कैसी होती है? षटकोणीय होती है। ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर डायमंड की बात की जाए तो ये कठोरतम प्रकृति में पाया जाने वाला क्या है? यहाँ पर मटीरियल है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकीय होती है। थर्ड यहाँ पर बात आता है हमारे पास, तीसरा जो क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन है। तो यहाँ पर बकमिंस्टर फुलरीन की खोज की गई थी पहले, सबसे पहले बकमिंस्टर ने करी। और इन्होंने जो ढूंढा था, इन्होंने क्या ढूंढा था? यहाँ पर C60 ढूंढा था। क्या ढूंढा था भाई? C60 ढूंढा था। ठीक है, फुलरीन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले कौन सा ढूंढा गया? C60 ढूंढा गया। किसके द्वारा? बकमिंस्टर के द्वारा ढूंढा गया। देखो फुटबॉल के जैसी संरचना होती है, आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जिसकी संरचना एक फुटबॉल के आकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है? बकमिंस्टर फुलरीन है। ठीक है ना? तो क्या ध्यान रखेंगे आप? बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना कैसी होती है? यहाँ पर फुटबॉल के आकार की होती है। इस तरीके के आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कार्बन के अपर रूप से, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है आज जो है साबुन, सोप क्या होता है। ठीक है ना? तो जब भी हम सोप की बात करेंगे, साबुन की बात करेंगे, तो साबुन क्या होते हैं? यहाँ पर साबुन लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये मिलकर बना होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलकर यहाँ पर ये बना होता है। क्या बात हो रही है यार? इस तरीके से यहाँ पर बहुत लंबी चेन होती है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होती है? बहुत लंबी चेन होती है। और इधर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता है। तो ये वाला जो इसका सिरा होता है, देखो यहीं पर हमने बना रखा होगा ये वाला कार्बन की बहुत लंबी चेन है। इधर से देख, ये कार्बन की बहुत लंबी चेन होगी। ठीक है, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सिरा इसका ये वाला रहेगा। ये वाला सिरा क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रहेगा। ठीक है ना? ये वाला जो सिरा होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सिरा बोल रहे हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है भाई? हाइड्रोफिलिक, यानी कि जल विरोधी, नहीं जल रागी, क्या बोलेंगे इसको? जल रागी। ठीक है, यानी कि ये पानी के साथ मिलना चाहेगा। ये क्या चाहेगा? पानी के साथ मिलना चाहेगा। और ये जो पीछे वाला पार्ट रहता है इसका, लंबी कार्बन चेन वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है, जलरोधी या जल विरागी, इसको बोला जाता है जल विरागी। यानी कि ये पानी से दूर भागता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इसका, यहाँ पर ये जल से दूर भागता है। और जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भाग है, ये क्या रहता है? यहाँ पर जल के पास आने की कोशिश करता है। ये बात हमको समझनी है। ठीक है ना? तो कार्बन की लंबी चेन होती है जिसके यहाँ पर सिरे पे क्या जुड़ा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का COO जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? COO निगेटिव। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सोप क्या होते हैं, तो भाई साहब ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। किसके? यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला वाले यहाँ पर अणु होते हैं, जिसमें कि क्या रहते हैं हमारे पास? ये सॉल्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम के। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? जैसे यार देखो C17H35, C17H35 COO निगेटिव, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर Na पॉजिटिव, या फिर C17H35 COO निगेटिव K पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या बने? ये कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन गया हमारे पास? यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बन गया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो साबुन क्या होते हैं?
कार्बोक्सिलिक एसिड, लंबी श्रृंखला वाले, लंबी बहुत लॉन्ग चेन रहेगी। देखो C17H35 17 कार्बन की चेन है, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से 17 कार्बन की चेन आने वाली है हमारे पास। ठीक है, 17 कार्बन की चेन होगी तब जाकर यहाँ पर एक सोप बनेगा हमारे पास। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और उसके सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होंगे, उनको हम क्या कहने वाले हैं, सोप कहने वाले हैं। यहाँ पर आपसे बात पूछी जा सकती है, जो सोप होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारा साबुन होता है, उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, जल विरागी वाला भाग कौन सा है, तो जो कार्बन की लंबी चेन है वो जल विरागी वाला भाग है। और इसका हाइड्रोफिलिक जो जलरागी है, जलरागी वाला भाग है वो कौन सा है, तो यहाँ पर COO नेगेटिव वाला पार्ट जो होता है इसका हाइड्रोफिलिक होता है, यहाँ पर जलरागी होता है, जल की ओर यहाँ पर बढ़ता है, और जबकि ये वाला जल से दूर की ओर जाने की कोशिश करता है। यही हमारे पास क्लीनिंग एक्शन यहाँ पर शो करेगा। जब सफाई करेंगे हम, जब यहाँ पर कपड़े साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो यही वाला भाग यहाँ पर काम करता है। किस तरीके से ये काम करेगा वही देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे पास मैल है, या फिर हम कह सकते हैं और क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑयल, ऑयल पार्टिकल हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर तेल की बूंद है, तेल की बूंद है, इसको साफ करना है, कपड़े पे लगा हुआ है और इसको साफ करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो तेल होता है यहाँ पर, तेल एक हाइड्रोकार्बन है। तेल क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं, तेल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन कौन से भाग से जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन इसके हाइड्रोकार्बन वाले भाग से जुड़ेगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास सोप के मॉलिक्यूल्स है, ये सारे सोप मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये साबुन के अणु हैं। साबुन के अणु में जो हमने देखा था यहाँ पर इधर देखो, ये वाला भाग हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये तो पानी की तरफ के लिए हो जाएगा, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी भाग है, ये उधर की तरफ जुड़ेगा जिधर इसको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, जल से दूर की ओर। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन वाले यहाँ पर जो भी कंपाउंड होंगे उसकी तरफ ये जुड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भाग है इसका, ये कार्बन वाली श्रृंखला है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये तेल की तरफ जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इधर भी हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। एक जैसे इंटरेक्शन होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरफ की तरफ एक साइड ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इधर ये वाला पार्ट आपके पास COO नेगेटिव, ये वाटर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से जो आपको ये मॉलिक्यूल्स दिख रहा है या ये एक्शन दिख रहा है आपके पास, ये पूरा का पूरा क्या बना, ये आपके पास बनता है जिसको कहते हैं हम मिसेल। इसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। मिसेल क्या हुआ, तो मिसेल आपके पास जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स किसी ऑयल को यहाँ पर अगर क्या कर लेते हैं, ऑयल को घेर लेते हैं चारों तरफ, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो मिसेल क्या होता है, जब सोप के मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑयल को चारों ओर से घेर लेंगे, या फिर जो भी क्या होगा हमारे पास डर्ट होगा, यहाँ पर जो गंदगी होगी उसको चारों तरफ से घेर लेती है, तो यहाँ पर जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें एक पार्ट ध्यान रखना कि आपसे बोला जाएगा जो ऑयल ड्रॉपलेट है, यहाँ पर तेल की बूंद, ये जो यार डर्ट है आपके पास, गंदगी है, उससे साबुन का कौन सा सिरा जुड़ता है, हाइड्रोफोबिक वाला या फिर हाइड्रोफिलिक वाला। तो आपने बोलना है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वही जाकर यहाँ पर किससे जुड़ेगा, यहाँ पर गंदगी से जुड़ेगा या ऑयल वगैरह से जुड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यही चीज़ आप लोग यहाँ पर जब नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे, तो उसमें भी यही बातें आपको लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आपके लिए आएगा, जल की कठोरता। यहाँ काम इसका यहाँ पर थोड़ा सा है, आपसे पेपर में थोड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पर से पूछा जा सकता है कि जल में कठोरता किसके कारण होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी में कठोरता किस कारण होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल की कठोरता है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स के कारण। किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण यहाँ पर क्या होती है, जल की कठोरता होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। और अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण हैं,
कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं, जब ये साबुन के साथ रिएक्ट कर देती हैं, क्या कर देती हैं, साबुन के साथ रिएक्ट कर देती हैं, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ये यहाँ पर एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम मैल कहते हैं, मैल कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्कम कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट रहेंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर साबुन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, स्कम बनाते हैं। स्कम क्या होता है, एक अघुलनशील पदार्थ है। क्या है, एक अघुलनशील पदार्थ है, ठीक है ना। तो ये अघुलनशील पदार्थ है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, हमको ज़्यादा यहाँ पर क्या करना पड़ता है, साबुन यूज़ करना पड़ता है। और ज़्यादा साबुन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा खपत होगी, जबकि उससे ज़्यादा रिजल्ट हमको मिलते नहीं, ज़्यादा सफाई नहीं हो रही है, ज़्यादा साबुन यूज़ हो रहा है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, जल की कठोरता को समाप्त करने के लिए, जल की कठोरता को समाप्त करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट क्या करते हैं, तो डिटर्जेंट यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है कि जल कठोर है या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो डिटर्जेंट का भी यूज करेंगे, जिसको हम अपमार्जक कहते हैं हिंदी में। अपमार्जक क्या करेंगे, अपमार्जक होते क्या, पहले समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण या क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि डिटर्जेंट या अपमार्जक क्या होते हैं, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण या सोडियम साल्ट होते हैं, या फिर क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के, क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के अमोनियम लवण होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दूसरी बात कि इसमें जो आवेशित सिरे होते हैं, चार्ज्ड टर्मिनल्स होते हैं, वो कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उनके साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, साबुन उनके साथ मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ बनाता है, जिसको स्कम कहते हैं। लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो पदार्थ नहीं बनाते, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और थर्ड बात आपको ध्यान रखनी है, जो डिटर्जेंट होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो शैम्पू और कपड़े साफ करने वाले उत्पाद बनाने में करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, शैम्पू और कपड़े साफ करने वाले उत्पाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नोट्स ये आप लोग तैयार कर लेंगे, इनको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में, ताकि इसको बाद में रिवीजन करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो जिस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब एमसीक्यू हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोगों को यहाँ पर कुछ और टाइप के डाउट्स हैं, किसी तरीके के डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर लूँगा। और कई लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि इसमें आपका टॉपिक वाइज चीज़ें चलेंगी, चैप्टर वाइज चीज़ें चलेंगी। यस, हम पहले क्या करेंगे, एक तरफ से यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से हमें सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर सारी चीज़ें लाइन वारी से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर फिजिक्स ख़त्म करेंगे, फिर यहाँ पर बायोलॉजी यहाँ पर कवर करेंगे, ओके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथ्स वाले पोर्शन की, तो साथ में मैं मैथ्स भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथ के लेक्चर भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।